हेलो दोस्तों, देखिए आज अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स इन क्लास 10 का फिजिक्स है, जिसमें आज थ्योरी क्लास है। 100% समझने की गारंटी है। अगर आप ध्यान से हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी का क्लास है, शुरू से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और हो सकेगा तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इसका जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देख पाइएगा, नोट कर पाइएगा और बार-बार रिवाइज़ करिएगा, जिसके कारण आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा ये जो छोटा सा परिवार है इस चैनल का, वो और भी बड़ा हो सके, ताकि हम और भी लोगों को फ्री में एजुकेशन का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम वहाँ तक पहुँचा पाएँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हमको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के क्रम में अपनी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जल में मछली उठी हुई दिखाई देती है, या पानी में, बाल्टी में अगर पानी होता है तो उसको अगर देखेंगे तो बाल्टी में पानी की गहराई कम नजर आती है। तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, चाहे वो मृग मरीचिका ही क्यों ना हो। मृग मरीचिका भी जो होती है लौकिक वस्तु या प्रकाशीय दम जो होती है, जैसे व्यक्ति को गर्म प्रदूषण जलाशय का दम उत्पन्न होता है, तो ये सभी जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का वही हो गया, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा के परिवर्तन की जो घटना है उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन देखिए इस प्रकार से। मान लीजिए कि कोई रेखा है, ये कोई रेखा है। जब कोई ये मान लीजिए ऊपर का माध्यम जो विरल माध्यम है, वायु है ऊपर में, ये वायु का माध्यम है और नीचे जल है, ये सब नीचे-नीचे जो है जल है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम, ऊपर का माध्यम विरल माध्यम होता है, नीचे का माध्यम सघन माध्यम होता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है और सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में प्रवेश के कारण क्या होता है, वो अपना पथ को बदल लेती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो लंब है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। ये तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, गलत हो गया, फिर से देखिए, आपतन कोण की ज्या। दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये आने वाली किरण होगी और ये अपवर्तन के बाद। तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको आई कहेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको आर कहेंगे। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है? आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है प्रकाश की चाल। जैसे सबको पता है प्रकाश जो होता है सबसे ज़्यादा निर्वात में गमन करता है। प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश किसी भी माध्यम में जा सकती है, लेकिन प्रकाश का जो सबसे तेज चाल होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है? इसको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुना 10 और 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए अगला देखते हैं। और यही यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है यही, कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को देखेंगे तो प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम, वायु क्या करेंगे, विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो पहले बताया ये ऊपर का माध्यम विरल माध्यम, नीचे का
मात्रक विहीन होता है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला अपवर्तनांक के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम होगा कांच या वायु, तो उसमें प्रकाश की चाल ये होगी। अपवर्तनांक को देखिए न्यू से सूचित करते हैं, बराबर C/Cm इसमें लिखा हुआ, C/V भी हम लिख सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, वही बात हो गया, माध्यम जो भी होगा उसके अनुसार बदलते रहेगा। यहाँ न्यू बराबर दिया हुआ शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख, दोनों को भाग देने पर 3/2 यानी 1.5 याद रखना। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, 1.5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1.5 अथवा 2/3 गुना होता है। तो याद रखना, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, कांच में यानी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, शून्य में प्रकाश की चाल का 2/3 गुना होती है। 2/3 गुना होती है, याद रखना, 2/3 गुना होती है, 2/3 गुना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला है अगला टॉपिक है पार्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक मतलब सतही विस्थापन। तो इसमें दे रखा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, मतलब आने वाली किरण और लौट टकराकर वापस जाने वाली किरण, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसके बीच जो ये दूरी है इसी को क्या कहेंगे, लंबवत विस्थापन कहेंगे। और लंबवत विस्थापन जो होता है पार्श्विक विस्थापन, इसको D से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक को भी अपवर्तनांक है तो न्यू से नोट करेंगे। तो इसमें है न्यू, अगर 2 1 लिखा हुआ रहेगा तो इसको लिख सकते हैं न्यू 2/न्यू 1। ठीक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होती है। अगला है अपवर्तन के नियम। तो देखिए अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन का पहला प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। पहला है प्रकाश आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण जैसे फिगर बना दे रहे हैं, एक तल है, ये समतल है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम सघन है। मान लीजिए नीचे जल है, ठीक है, ये जल है। तो जल में क्या हो रहा है, जल में हो ये रहा है कि ये अगर अविलंब है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण इधर आ रही है तो ये इससे अपवर्तित होकर अविलंब की ओर क्या हो रही है, मोड़ रही है। इसी की फिर नमन प्रकाश का पतन करते हैं। तो इसमें यही हो गया, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और इसके बीच एक अविलंब खींचा गया समतल पर, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम इसका, इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखना, स्नेल का नियम न्यू बराबर होता है साइन आई न्यू बराबर, अच्छे से लिख देने के बाद, न्यू बराबर साइन आई, न्यू बराबर होता है हमारा, न्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आर, यही होता है हमारा स्नेल का नियम। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए इसमें बताया गया कि आपतन कोण जो होगा वो कोण आई होगा, अपवर्तन कोण आर होगा, और दोनों को भाग देने पर साइन आई बटा साइन आर होगा, जो एक नियतांक के बराबर होगा। साइन आई बटा साइन आर को यहाँ पर अपेक्षित नियतांक न्यू 2 1 लिखा गया, जिसका अर्थ होता है न्यू 2/न्यू 1। या इसको सॉल्व करके न्यू 1 साइन आई बराबर न्यू 2 साइन आर भी लिखा जा सकता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रिज्म क्या होता है। तो किसी 5 पारदर्शक सतहों से घिरे हुए एक पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म की देखिए 5 सतहें होती हैं, एक ये, 2, 3, ऊपर वाला 4 और एक सामने से होगा तो 5। तो प्रिज्म की 5 परावर्तक सतहें होती हैं। तो इसी से याद रखना है कि किसी 5 पारदर्शक सतहों से घिरे हुए एक पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, 5 सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म देखिए क्या होता है, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का चित्र हो गया। और प्रिज्म में 5 परावर्तक सतह होते हैं। एग्जाम में पूछेगा प्रिज्म में कितने परावर्तक सतह होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अगला है अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ को भी देख लेते हैं, ये एग्जाम में नहीं आता है, देख लेते हैं। अपवर्तक पृष्ठ में दिया हुआ है कि जो अपवर्तक पृष्ठ जैसे ऊपर वाला हो गया A डैश, B डैश, C डैश, C, A और B, इसी से मिलाकर बना हुआ A डैश, B डैश, B A, A डैश, C और C A, 5 वो हो गया। ठीक है, इसे याद रखना है कि जो प्रकाश का जो प्रिज्म होता है उसमें 5 परावर्तक सतह होती है। अगला पॉइंट है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे A और A डैश हो गया, अपवर्तक हो गया। अगला है प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के मुख्य काट
अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म का मुख्य काट कहा जाता है। इस फालतू से एग्जाम नहीं आता। अगला है विचलन का कोण। विचलन का कोण ये भी नहीं आता है बिहार बोर्ड में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। विचलन का कोण आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा उसी को विचलन कोण कहेंगे। आपतित किरण, आने वाली किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनेगा इसी कोण को क्या कहेंगे? विचलन का कोण। ठीक है, क्या कहेंगे? विचलन का कोण। अगला टॉपिक है, इसमें देखिए आगे पता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। अगला है लेंस। तो लेंस में देखिए लेंस क्या है? तो लेंस पारदर्शक पृष्ठ पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है? घिरा होता है। लेंस क्या होता है? किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। जैसे ये मान लीजिए अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। इसमें क्या है? दो प्रकार की, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये। तो इसी को कहा गया कि लेंस जो होता है वो पारदर्शक पदार्थ मतलब जिसे आर पार दिखाई दे सके, पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। क्लियर? आगे देखिए अगला हमारा लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार जैसा कि आप सबको पता है कि लेंस जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला है उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, दूसरा अवतल लेंस जिसको कॉन्केव लेंस भी। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है, ये उत्तल लेंस है। इसमें किनारा पतला होता है और बीच का भाग के साथ जैसे मोटा होता है। इसको कहते हैं उत्तल लेंस, जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? अधिक मोटा होता है। दूसरा अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। ये उत्तल लेंस का रूप दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस का रूप और क्या हो सकता है? उत्तल लेंस के तो कई भी रूप है। पहला है उभयोत्तल लेंस जिसके दोनों तल में क्या हो? उत्तल हो। ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, तो इसको उभयोत्तल कहेंगे। अगला है समतलोत्तल। तो नाम से स्पष्ट है, एक तल समतल है, दूसरा है उत्तल, तो समतलोत्तल हो गया। तो अगला है समतलावतल। तो समतलावतल में हो जाएगा या अवतलोत्तल जिसका एक तल अवतल होगा और दूसरा क्या होगा? उत्तल हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अवतलोत्तल कहेंगे। इसी प्रकार से आगे अगला है अवतल लेंस के स्वरूप। अवतल लेंस के भी कई स्वरूप हैं जिसमें से 3 दिया गया। अवतल लेंस के भी स्वरूप हैं जिसमें 3 गुण दिया गया है। पहला है उभयावतल जिसके दोनों तल अवतल हो, उसको उभयावतल कहेंगे। ये सेम टू सेम अवतल लेंस की तरह ही होता है। समतलावतल जिसका एक तल समतल हो और दूसरा क्या हो? दूसरा अवतल हो, समतलावतल हो जाएगा। अगला उत्तलावतल जिसका एक तल उत्तल हो दूसरा अवतल हो, उसको उत्तलावतल कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पिछले चैप्टर में बताए थे हम। उदर्पण का था, इसमें लेंस का हो गया। तो वक्रता केंद्र के सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्र केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या होती है? रेखा होती है। अगला है लेंस की वृत्तीय परिधि। अगला है लेंस की वृत्तीय परिधि। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहा जाता है। लेंस उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। इस तरह से प्रकाश की केंद्र, किसी पतले लेंस के प्रकाश केंद्र के उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, इसे ओ बिंदु द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी उसी तरह से फोकल लेंथ, लेंस के प्रकाश केंद्र को से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया ये, और ये फोकस है, तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या कहना है? फोकस लेंथ कहेंगे। ठीक है, फोकस लेंथ यानी लंबाई कहेंगे। उसके बाद है उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण को क्या करना होता है? अभिसारित करना होता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रखना है, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है? उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसरित करता है। क्या करता है? अपसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है? अपसरित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो पीछे भी बताए थे, वही है यहाँ पर भी। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार का। पहले प्रतिबिंब को समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें आकर प्रतिबिंब वास्तविक रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसमें आभासी रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा उसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आगे है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, तो बताई दिए करिए। इसी प्रकार के लेंसों के किरण आरेख नीचे बनाया गया है। किरण आरेख इसको आप लोग देख लीजिए। अगला है उसी तरह से फिर इसमें देखिए उत्तल लेंस में प्रकाशित केंद्र यहाँ होता है, अवतल लेंस का ये प्रकाशित केंद्र है।
उसी प्रकार से आगे देखिए, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसे बनता है पूरा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, देखिए ये फोकस है और ये लेंस है, इसके बीच स्थित है ये वस्तु है, खड़ा है, तो क्या क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दूसरा होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु हो, जिधर वस्तु होगा उधर ही प्रतिबिंब भी बनेगा। बस जब वस्तु आगे दिया गया है, जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है, जब वस्तु को फोकस पर ही रखा जाए, ये फोकस है और यहीं पर वस्तु को रख दिया गया, तब क्या होगा, देखिए तो याद रखना, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब अनंत का बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर दिया गया कि जब वस्तु F1 और F2 दोनों फोकस के बीच, जैसा पता लेंस में दो फोकस होते हैं F1 और F2, तो जब वस्तु को F1 और F2 के बीच रखा जाए, F1 और F2 के बीच यहाँ लेकर वस्तु को रखा जाए, तब क्या होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक पर उल्टा होगा। दूसरा होगा प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। उसी प्रकार से अगला है, इसको भी आपको देख लेना है। इसमें भी दिया गया है कि जब वस्तु 2F1 पर अगर रखा जाए, 2F1 पर जब वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब जो होगा, ये प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब 2F2 को बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु अगला है, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच होता है तो क्या, सब आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना, एकदम ध्यान से इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा बार बार, तो याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच होती है तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब 2F2 और 2F2 के बीच होता है, 2F2 और F2 के बीच होता है, प्रतिबिंब वस्तु से क्या आकार में छोटा होता है। उसी प्रकार से छठा है, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक पर उल्टा होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, जब वस्तु अनंत पर तथा लेंस के बीच हो, वस्तु को जब अनंत और लेंस के बीच रखा जाता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब लेंस तथा F2 के बीच होना है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस, ये लेंस हो गया और ये F2, इसके पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, ये अवतल लेंस है, अनंत पर वस्तु को रख देंगे तब देखिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब F2 को बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बहुत ही छोटा है। अगला है लेंस का चिन्ह परिपाटी, ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जितना भी न्यूमेरिकल वगैरह से ट्रेन होगा वो सब बनेगा, तो याद रखना है, चिन्ह परिपाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम भी पूछ देगा। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को पता है कि U से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को F से, वस्तु की ऊंचाई को X से डिनोट करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ये देख लेना एक बार ध्यान से, एक्स का मान नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। आभासी तथा सीधा जब होगा तो प्रतिबिंब बी जब होगा नेगेटिव होगा, ऊंचाई एच भी पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी नीचे दिया गया, अवतल लेंस में तो सभी नेगेटिव होता है, उत्तल लेंस में सिर्फ यू नेगेटिव होता है, अवतल लेंस में सभी नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये उसका कुछ प्रूफिंग है, तो प्रूफिंग को भी आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, कभी हमको टाइम मिला तो हम इसको फिर से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसे एक बार इसको अच्छे से नोट करके समझने का प्रयास करिए और विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो होता है ये लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v, याद रखना। ठीक, ये भी उसका प्रूफिंग है। ठीक है, प्रूफिंग दिया हुआ, एक बार देख लेना ध्यान से सबको। ठीक, अगला लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है, इसकी फोकस दूरी F होती है, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है, मतलब P बराबर 1/f हो जाता है। ठीक है, लेंस की कुल क्षमता का ये हो जाएगा P बराबर P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ये सब क्या होता है, लेंस की कुल क्षमता होती है। लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक और अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में लेंस की क्षमता होगी धनात्मक और अवतल लेंस में लेंस की क्षमता क्या होगी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है, इसलिए लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि P इक्वल्स टू 1/f होता है, तो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं। एक डायप्टर का जो मान होता है वो प्रति मीटर के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में एकदम पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसी और याद रखना है दोस्तों कि अगर कभी फोकस दूरी f का मान सेंटीमीटर में दिया हो तो सीधे याद रखना P इक्वल्स टू 100/f, इसी से आपका P का मान या f का मान जो भी होगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम इस चीज़ को फिर से अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था आज का पूरा सेशन, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अभी शुरुआती दौर है
और हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ को लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके और सभी को इसका लाभ हो सके और हमारा जो परिवार है इस ये और बड़ा हो सके। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।